सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अभी तक सब लोग अलग अलग चल रहे थे, अब आई बात कि जब तक सब एक साथ नहीं होंगे इंडिया में तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। ये बात सबको समझ में आ रही थी धीरे धीरे, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होता है। नेशनलिज्म spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation. नेशनलिज्म तभी बढ़ा जब लोगों को ये पता चला, ये समझ में आया कि हमारा नेशन तो एक ही है, हम रहते तो भारत में ही हैं, कुछ तो यूनिटी है जो हमें बांध के रखती है, ठीक है। ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है ये क्यों आई, कैसे आई? क्योंकि उन सब ने स्ट्रगल किया, सबकी एक ही प्रॉब्लम थी, ब्रिटिशर्स। हर एक की प्रॉब्लम्स अलग अलग थी, चलो मान लिया, लेकिन देने वाला तो एक ही था, जो थे ब्रिटिशर्स। तो सबने जो यूनाइटेड स्ट्रगल किया उस वजह से आया सेम नेशन के लिए प्यार, जिसको बोलेंगे नेशनलिज्म। हिस्ट्री एंड फिक्शन। अब देखिए लोगों ने क्या क्या उठाया। हमारे भारत की जो हिस्ट्री है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हिस्ट्री है उसको उठा के देखा। फिक्शन यानी कि जो हमारी मम्मियाँ नानी सब लोग स्टोरीज सुनाती है, फोकलोर यानी कि जो पोएम्स सुनाती है, गाने हम लोग गाते हैं, जो पॉपुलर प्रिंट्स हैं, सिंबल्स हैं, उन सब पे ध्यान दिया गया, लोगों ने ध्यान दिया और सभी ने एक नेशनलिज्म को बनाने में, भारत के लिए प्यार जागरूक करने के लिए हेल्प की। देखिए ये बहुत ही अच्छी पिक्चर है, ये बाल गंगाधर तिलक जी की पिक्चर है, जिसमें कि अलग अलग देखिए टेम्पल, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया मस्जिद, ओके लिखा हुआ है ना। फिर ये क्या है, चर्च, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ओयारी, दैट इज surrounded by symbols of unity, the sacred institutions of different faith, जिसमें कि ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने फोटो में दिखाई कि हम सब एक ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। द यूनिटी ऑफ द नेशन, जो नेशन की यूनिटी है वो ज़्यादातर चैप्टर 1 में पढ़ाई गई है, ज़्यादातर एक फिगर और इमेज के थ्रू इलेबोरेट या दिखाई जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे आप अपने भाई से प्यार करते हो एज अ सिस्टर, ठीक है, तो आप उसको ये बात रोज बताते हो, चलो कि आई लव यू बताते हो, नहीं बताते हो, लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन आता है, वो तो हमें पता ही होता है कि हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जिस दिन रक्षाबंधन आता है उस दिन स्पेशल लव हम कैसे दिखाते हैं? विद द हेल्प ऑफ राखी, विद द हेल्प ऑफ राखी। तो राखी इज व्हाट, राखी एक आपका सिंबल, एक तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन है आपके प्यार का, ठीक है, सिंबलाइज कर रहा है आपके प्यार को। इसी तरीके से जो भारत माता की इमेज है वो हमारे प्यार सिंबलाइज कर रही है टुवर्ड्स भारत, टुवर्ड्स इंडिया। मैं क्लियर? ठीक है, ये हो रही है बात 20th सेंचुरी की। जब ही आपको बोला जाए कि कौन सी सेंचुरी, 20th सेंचुरी, दैट मीन्स 19 के एरा की बात हो रही है, 1900 से आगे, ठीक है, कहने की बात होती है। जैसे अगर 21 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 21 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ईयर चल रहा है अभी? 2025 फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर एक साल हम पहले चले जाते हैं, याद करने के लिए पर्पस से बता रही हूँ मैं आपको सिर्फ, ठीक है, ठीक है। तो ये भी किस एरा की बात हो रही है? ये हो रही है बात 20th सेंचुरी की, यानी कि 19 की बात हो रही है कि उस टाइम पे ये बताया गया कि हमारे को जो है देश के लिए प्यार करने के लिए, देश को, उसको हमें एक इमेज बनानी पड़ेगी। तो हमने बनाई भारत माता की इमेज। किसने बनाई? आपने? मैंने? नहीं, वो जो भारत माता की इमेज है वो बनाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Got it? Okay. Here it is written, his name. In 1870, he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland. उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए एक पोयम लिखी, ठीक है, एक गीत लिखा, गुनगुनाया, उसको बोला गया वंदे मातरम, जो आज हम बड़े प्राउडली गाते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा 1870 में, उन्होंने कहाँ लिखा था? उनकी खुद की नॉवल में लिखा था, जिसका नाम था आनंद माथ, ठीक है। और जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ कि हमें हमारा राज चाहिए, हमें हमारा राज चाहिए,
तब स्वदेशी मूवमेंट में ये जो वंदे मातरम है बड़े ही प्राउडली गाया गया। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनकी नॉवल का नाम बताइए। आनंद मात। ओके, मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट। अब इसी स्वदेशी मूवमेंट से बहुत ज़्यादा मूव्ड हुए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा किसको? अंदर से, मतलब वो हिल गए कि ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उनका नाम था अबानिंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया? भारत माता की इमेज बनाई। दिख रही है आपको साइड में? अब ये जो भारत माता की इमेज है, इस पे देखिए क्या क्या है। एक तो वो बहुत शांत दिखाए गए हैं, कंपोज दिखाए गए हैं, डिवाइन दिखाए गए, स्पिरिचुअल दिखाए गए। ठीक है, बहुत ही प्यारी तस्वीर उन्होंने फोटो बनाई। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नोटिस करवा रही है। नोटिस दैट द मदर फिगर हेयर इज शोर एज डिस्पेंसिंग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग। ओके, जैसे कि इनके फोटो के अंदर क्या क्या दिखाया गया? फूड दिखाया गया, कपड़े दिखाए गए, माला दिखाई गई एक हाथ में। और माला क्यों दिखाई गई? एस्केटिक क्वालिटी। ठीक है, मतलब उनके अंदर जो एक प्रेम है पुराना अपने रिलीजन के लिए, अपने कल्चर के लिए, वो दिखाया गया। लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राइड टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडियन। मतलब अबेंद्रनाथ टैगोर से पहले रवि वर्मा जी ने भी ये ट्राई किया था। पर ये जो हम फोटो देख रहे हैं, ये किसकी है? भारत माता की। किसने बनाई है? अबेंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया, 19th सेंचुरी के लेट में, यानी कि 1800 वाला जो टाइम चल रहा था, जब वो ख़त्म होने वाला था 1800 वाला टाइम, तब नेशनलिस्ट, जो भी नेशनलिस्ट कौन होते हैं? जो कि देश के लिए, देश को प्यार करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग फॉक टेल्स, उन्होंने क्या किया? गानों को लिखना, गाना स्टार्ट किया। गाने मतलब फॉक टेल्स होती हैं जो पुराने अपने गाने होते हैं, उनको फॉक बोला जाता है। ठीक है, पोएम्स या अलग अलग तरीके के फॉक सॉन्ग्स होते हैं। आप एक बार आप सर्च करेंगे ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, सॉन्ग्स की तरह होता है ये। बाय बार्ड्स एंड द टूर्ड विलेजेस टू गैदर फॉक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स, यानी कि वो अलग अलग गाँव में गए और उन्होंने बहुत सारे जो लेजेंड्स थे, जो पुराने लोग थे ऐसे, जो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा काम किया हुआ देश के लिए, नेशनलिस्ट ही थे जो लोग, उनसे मिले और उन्होंने जो गानों को इकट्ठा किया। ठीक है, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स, एंड दैट लेड टू द मूवमेंट फॉर फॉक रिवाइवल। मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद जाके जगह जगह, गांव गांव घूम घूम के इन फॉक टेल्स को इकट्ठा किया। मकसद सिर्फ एक ही था, लोगों को एक करना, यूनिटी करना, ये बताना कि भले तुम्हारी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो, लेकिन जो दे रहा है वो एक ही है, इसलिए उसको ही बाहर निकालना है अपने देश से। ठीक है, मद्रास की बात है। नातेसा शास्त्री जो हैं, उन्होंने पब्लिश की एक 4 वॉल्यूम की कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नातेजा शास्त्री जी ने क्या किया था, तो हम बोलेंगे 4 वॉल्यूम की उन्होंने फोक टेल को पब्लिश किया था। ठीक है, जिसका नाम था द फॉक ऑफ सदर्न इंडिया। उनको ऐसा लगता था कि ये ट्रस्ट वर्दी मैनिफेस्टेशन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका डायलॉग है, कि जो आज़ादी है वो एक मैनिफेस्टेशन है लोगों के रियल थॉट्स और करेक्टरिस्टिक्स का। तो वो बोला गया था मद्रास नातेशा शास्त्री जी ने। और कौन सी बुक में बोला गया था? द फॉक ऑफ सदर्न इंडिया वॉल्यूम कलेक्शन में बोला गया था, जिसके अंदर उन्होंने तमिल की सभी फॉक टेल्स को कलेक्ट किया था। ठीक है, As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such symbols. जैसे जैसे आगे ये nationalist movement बढ़ता गया, तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए सिम्बल्स, आइकन्स की हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था बंगाल के अंदर। ठीक है, उस टाइम पे ट्राई कलर, कौन सा कलर? ट्राई कलर मतलब 3 कलर, ट्राई मतलब 3 कलर, रेड, ग्रीन और येलो,
वॉज डिज़ाइन। स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल के अंदर 3 कलर का फ्लैग बनाया गया, रेड, ग्रीन एंड येलो। क्या अभी भी यही कलर्स है हमारे झंडे में? नहीं, ठीक है, पहले ही बनाया गया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है। इट हैड 8 लोटसेस। ये पूछा जा सकता है कि जो पहले बना था, सबसे पहले जो फ्लैग बना था उसमें लोटसेस थे 8, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो वो 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि 8 ऐसी जगह जहाँ पे ब्रिटिश का राज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ऐसी जगह, ये 8 लोटसेस जो है, 8 लोटसेस जो हैं, ये ब्रिटिश का कहाँ कहाँ पे राज है वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर। एंड क्रेसेंट मून भी था, एक चांद भी था ऊपर लोटसेस के ऊपर, जो था रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वो दिखा रहे थे कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ में हैं। 1921 में गांधी जी ने एक अलग से स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया जिसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन और वाइट। आज हमारे पास ग्रीन तो है, वाइट भी है, लेकिन रेड नहीं है। और बीच पे एक चरखा उन्होंने लगाया। चरखा दिखाता है सेल्फ हेल्प को, गांधी जी के सेल्फ हेल्प को। सेल्फ हेल्प मतलब हमारा ये देश है तो हम इसमें खुद ही उगाएंगे, खुद ही खाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही कमाएंगे, सब कुछ खुद ही करेंगे, हमें बाहर के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ये कहना चाहते थे, सेल्फ हेल्प, ठीक है। और उन्होंने, लोगों ने क्या किया, ये फ्लैग को कैरी किया और एक तरीके से ये दिखाया कि अब हम जो है, अब हम डिफेंस के तादाद में, और अब ब्रिटिश राज हमें नहीं चाहिए। तो लोग ये फ्लैग ले लेके घूमने लग गए। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियंस एज बैक, ब्रिटिशर्स पहले इंडियंस को क्या समझते थे? ब्रिटिशर्स समझते थे कि इंडियंस तो बैकवर्ड है, पिछड़ी जाति के हैं, प्रिमिटिव हैं, यानी कि इन्हें कुछ मॉडर्नाइजेशन का अक्ल ही नहीं है, पुराने ही सोच में रहते हैं। तो उन्हें लगता था कि हम गवर्निंग यानी कि अपने देश को नहीं चला सकते हैं। इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने क्या किया कि अपने पास्ट में हम लोगों ने जो भी अचीवमेंट्स किए थे वो सबको निकाल कर लेकर आए और उनकी कहानियों को लिखना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने कहानियों को लिखना शुरू किया, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस में, मैथ्स में, रिलीजन में, कल्चर में, लॉ में, फिलॉसफी में, क्राफ्ट्स में, ट्रेड में, ये हर चीज़ में उन्होंने दिखाया इंडियंस ने कि हम हर चीज़ में आगे हैं। वैसे वैसे देश को समझ में आया कि इंडियंस किसी से कम नहीं है, ठीक है। देखिए, ये भी आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बनाया था, भारत माता की फिगर, जिसमें कि एक लायन है, एक एलिफेंट है, जो कि पावर और अथॉरिटी का सिंबल है। पावर, शक्ति, अथॉरिटी मतलब हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम मतलब हमारा ही राज, एक तरीके हमारी अथॉरिटी, हमारा राज, ठीक है। कांग्रेस ने कंटिन्यूसली अटेम्प्ट किया कि जो देखो मैंने क्या बोला, ये कांग्रेस है, इसमें अलग अलग लोग अपनी अपनी कहानियाँ लेके बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने हेल्प किया कि नहीं देखो हम एक ही हैं, तो आप अलग अलग कहानियाँ मत रखो। तो कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में गांधी जी की हेल्प लेके बहुत लोगों की हेल्प करने की कोशिश की कि प्लीज़ अब आप मत करो ऐसे, ठीक है, एक ही है हमारा आज़ादी, हमारा देश एक ही है। वुमेन्स पोजीशन इन बॉम्बे, ये है उस टाइम का जो फोटो है, ये जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था बॉम्बे में, ठीक है, उस टाइम का ये फोटो है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। द फेलियर, ऐसा हुआ था, क्रिप्स मूवमेंट फेल हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो जो है देश के अंदर बहुत डिसकंटेंटमेंट था, मतलब अब देश जो है सेटिस्फाई नहीं था कि जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। तो गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था और कंप्लीट विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, कि अब जो है विड्रॉल का टाइम आ गया, अब हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे ब्रिटिशर्स को, ठीक है। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज़ इन इट्स मीटिंग वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 वाले दिन की बात बता रहे हैं कि क्विट मूवमेंट इंडिया मूवमेंट हुआ, हिस्टोरिकल क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 40 जुलाई 1942 में हुआ, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अगस्त 8 1942 में बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो ये एंडोर्स मतलब अप्रूव कर दिया कि ठीक है अब हम ये करके रहेंगे कि हम नॉन वायलेंट एक मूवमेंट निकालेंगे जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट बोलेंगे, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन लोगों को ज़रा भी। गांधी जी ने बोला डू और डाई, या तो मरो या फिर करो, यानी कि आज़ादी तो पानी पड़ेगी। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था
बहुत नेशनल सॉन्ग्स आ गए थे, स्लोगन्स आ गए थे और बहुत बड़ी बड़ी तादाद में मार्च होने लग गई थी। पोजीशन जिसको बोलते हैं, प्रोसेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्च, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लोग, ऑर्डिनरी पीपल, नेमली स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स आ गए थे, लीडर्स आ गए थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, औरंग सैफ अली एंड राम मनोहर लोहिया, ये भी आ गए थे। एंड मैनी वुमेन सच एज, कौन कौन सी वुमेन कौन कौन सी थी, मातांगिनी हजारा इन बंगाल एंड कनकलता बावरा इन आसाम, रामादेवी इन उड़ीसा। The British responded with much force, yet it took more than a year of suppress the movement. यानी कि yet it took more than a year, 1 साल से ज़्यादा लगा कि इस मूवमेंट को कोई सप्रेस कर सके। समझ में आया? वेरी गुड। द चैप्टर इज कम्प्लीटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।